सर इसमें हम अपना कीबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। अपना कीबोर्ड डिज़ाइन मतलब एक जैसे कैलकुलेटर का ओपन होता है, उसमें प्लस माइनस वही होता है पहले से, इसमें तो हमने खुद डाले थे ना, वैसे वो हो सकता है। कैलकुलेटर बिल्कुल डिज़ाइन हो सकते हैं विजेट अगर आप डिज़ाइन करना चाहें, मतलब जो इसका अपना कीबोर्ड है वो ना हो, हम दूसरा जो डिज़ाइन करेंगे फुल कम्प्लीटली खुद करना चाहते हैं। कीबोर्ड में मैंने इस पर कभी काम नहीं किया, हो सकता ज़रूर है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। अभी इस तरीके से है कि लोगों ने इसकी लाइब्रेरीज बनाकर अपलोड की हुई हैं, तो वो आप डाउनलोड करके तैयार कीबोर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं जो अलग अलग हैं। कीबोर्ड्स बनाने में बहुत काम होता है, बहुत काम। जब आप कोई लाइब्रेरी डाउनलोड करते हो इसमें उसका तरीका सिंपल होता है। ये ग्रेडल फाइल है ना, ग्रेडल बिल्ड में आकर यहाँ पर कंपाइल में आप उसका लिंक दे देते हो, कंपाइल और आगे जो उसकी लाइब्रेरी है वो, और यहाँ पर सिंक का बटन आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग हो तो देखो सिंक ऑप्शन आपको दे देगा। जब आप सिंक करोगे तो जितनी नई चीज़ें हैं उसके हिसाब से वो डाउनलोड कर लेगा, डिपेंडेंसी लगा देगा। फिर आप अपने कोड में जाकर उसकी कोई भी क्लास आप बना सकते हो, उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उसके डॉट के साथ फंक्शन कॉल कर सकते हो। इससे पहले आप ना उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो ना क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं ऑप्शन मेन्यू के नाम से। आप सबको पता है होते क्या है। अभी जैसे ये एक मोबाइल हमारे सामने ओपन है, यहाँ साइड पे ऑप्शंस का बटन है हमारे पास, 3 डॉट जो होते हैं। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो एक लिस्ट आ जाती है ऑप्शंस की, 1 2 3 जितनी भी आपने डालनी हो। यहाँ नीचे भी आती है और यहाँ टॉप पर भी मेंशन होते हैं आपके पास इस बार में, ठीक है, एक्शन बार में भी होते हैं। इसको हम लोग बनाना सीखेंगे कि कैसे यहाँ पर डाले जाएंगे। अब हमारी मेन एक्टिविटी है जिसमें सब कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली एक्टिविटी है। जिस तरह हमारे पास ड्रॉएबल का फोल्डर है, लेआउट का फोल्डर है, इसी तरीके से हमारे पास मेन्यू का भी फोल्डर होता है, लेकिन वो हर एक एप्लीकेशन में यूज़ नहीं किए जाते, इस तरह कॉमन नहीं है, इसलिए उन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया। तो जिसको चाहिए वो स्पेसिफिकली अपने लिए यहाँ बना सकता है। राइट क्लिक करें रिसोर्स पे, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, यहाँ से आके आप रिसोर्स टाइप सेलेक्ट कर लें मेन्यू की, ठीक है, और इसको ओके कर दें और कुछ भी चेंज नहीं करना। तो मेन्यू नाम का एक फोल्डर आपके लिए बन गया। अब इस जिस तरह आप लेआउट्स के अंदर फाइल्स डालते हैं डिज़ाइन फाइल, मेन्यू की भी डिज़ाइन फाइल बनेगी। राइट क्लिक करें मेन्यू फोल्डर पर, न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल, यहाँ से इसको नाम दे दें मेन्यू डिज़ाइन, हम दे देते हैं, ओके कर दें। अब देखें इसमें ना बटन्स उस तरीके से डल सकते हैं और चीज़ें इसमें नहीं, इसमें अपने आइटम्स डलेंगे। तो इसमें आप मेन्यू के टैग के बीच में आप ऐड कर दें आइटम, आइटम इसमें जितनी भी चीज़ें लगेंगी आइटम्स के हिसाब से होंगी। अब देखो एक आइटम हमने लिए, यहाँ पर एक विंडो बन गई, छोटी सी आइटम है, इसको क्लिक होगा तो कुछ एक्शन भी परफॉर्म करना होगा, हमें आईडी भी रखनी चाहिए इसकी, तो आईडी हम इसकी रख देते हैं ए। अब इसके अंदर कुछ नज़र भी आना चाहिए, हम टाइटल दे देते हैं
फर्स्ट, ठीक है, और ये आइटम बंद हो गया। सेम इसी तरह आप दूसरा आइटम भी ले सकते हैं। आईडी इसकी रख लेंगे हम बी और टाइटल इसका कर लेंगे सेकंड। ऐसे ही आप जितने बनाने चाहें आप बना सकते हैं। अब ये मेन्यू की डिज़ाइन फाइल तो हमारी बन गई। अब इस डिज़ाइन फाइल को हमने अपने कोड में यूज़ करना है। आप किसी भी एक्टिविटी में इस डिज़ाइन फाइल को यूज़ कर सकते हैं। एक ही डिज़ाइन को आप जितनी एक्टिविटीज़ में चाहें अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के साथ ही अगर डिज़ाइन फाइल लगी है तो दूसरे के साथ नहीं लग सकती। एक डिज़ाइन बनाए सब एक्टिविटीज़ के साथ वो लग सकता है। यहाँ पर हम लोग जैसे हमारे पास ऑन क्रिएट हमारे पास फंक्शन है, बिल्ट इन ओवरराइड फंक्शन है। हम एक ओवरराइड फंक्शन लेंगे मेन्यू के लिए, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू का, ठीक है, मिल गया हमें ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू का फंक्शन। एंटर कर दें तो एक फंक्शन इसने आपको बनाकर दे दिया। अब रिटर्न से पहले आपने सारा कोड करना होता है क्योंकि आखिर में तो मेन्यू जो बना होगा उसको रिटर्न कर देगा। यहाँ से हमने मेन्यू की जो डिज़ाइन फाइल बनाई है उसको अटैच करना है। उसका कोड है हमारे पास गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। अब इन्फ्लेट के अंदर आप लोग बता दो कि कौन सी डिज़ाइन फाइल है। आर डॉट कहाँ पड़ी हुई है, लेआउट में पड़ी है कि मेन्यू में? मेन्यू में पड़ी है। आर डॉट मेन्यू डॉट किस नाम से? मेन्यू डिज़ाइन के नाम से। दूसरा इसमें आपने टैग मेन्यू सेंड कर देना कि किस एक के साथ आप लगाना चाह रहे हो। तो हमारे पास इस फंक्शन में जो मेन्यू आया हुआ है ये जो नाम है इसके साथ हम लगा, दूसरा पैरामीटर इसको आपने पास कर देना मेन्यू, ठीक है, यही पास हो गया। इस मेन्यू के साथ ये डिज़ाइन फाइल लग जाएगी और यहाँ से रिटर्न हो जाएगी एक्टिविटी को, वो इसको लगा लेगा अपने साथ। डिज़ाइन फाइल को अटैच करता है। जैसे एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है सेट कंटेंट व्यू, इस तरीके से मेन्यू के लिए यूज़ होता है इन्फ्लेटर। फ्रेगमेंट्स की जाए तो फ्रेगमेंट्स में भी इन्फ्लेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एक्टिविटी में आपके पास कंटेंट व्यू यूज़ होता है, फंक्शन है डिफरेंट। मेन्यू कहाँ से आ रहा है? ये मेन्यू ये बेसिकली एक मेन्यू क्लास का वेरिएबल इसमें बनाया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, नल है, इसके पास कोई भी मेन्यू नहीं है। ये हमसे मांग रहा है कि ये मेन्यू उसने भेज दिया, मैं नल, यहाँ से रिटर्न भी हो जाएगा वही मेन्यू। अब बीच में अगर इस मेन्यू के अंदर हमने कोई डिज़ाइन फाइल लगा दी तो यहाँ रिटर्न के वक्त उसके पास वो फाइल चली जाएगी। अगर हम बीच में कोड नहीं करते तो मेन्यू नल रहेगा। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखें जितना मेन्यू हमने बनाया वो सारा आ गया। अगर इन्फ्लेटर वाले कोड को हम लोग कमिट कर दें तो हमारे पास ऑप्शन मेन्यू है ही नहीं, ठीक होगा। जितना भी मेन्यू है हमारे पास सारा आ गया। अब इसके क्लिक लिस्टनर हमने बनाने कि इसके क्लिक लिस्टनर्स कैसे बनेंगे, ठीक है। ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू का फंक्शन हमारे पास सिर्फ मेन्यू बनाता है और इसमें एक और फंक्शन है ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड, उस वो क्लिक लिस्टनर होगा इसका बेसिकली। तो ओवरराइड फंक्शन और ले लेते हैं। अभी तक हम लोग कोड से जाकर ओवरराइड लेते थे, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल ओ, ठीक है। इसके आगे देखो मेंशन भी है कंट्रोल ओ। ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड हमें मिल गया फंक्शन, मेन्यू आइटम के लिए यूज हो रहा है बेसिकली। अब जिस मेन्यू पे भी क्लिक होगा वो कंप्लीट का कंप्लीट उसका आइटम जो है यहाँ सेंड कर दिया जाएगा हमें इस आइटम में। अब इसको हम लोग इफ कंडीशन या स्विच स्टेटमेंट के थ्रू चेक करवा सकते हैं कि आइटम डॉट गेट आईडी और फिर उसको मैच करवा दें, ठीक है। अभी सिंपली हम लोग यहाँ पर एक टॉस दे देते हैं। आइटम नेम क्या है हमारे पास वो यहाँ लगा देते हैं, आइटम डॉट गेट टाइटल। जिस आइटम पे भी क्लिक हुए वो यहाँ आ रहा है, उसका टाइटल निकाल के हमें बता दो कौन से आइटम पे क्लिक हुआ है।
उसका नेम निकाल कर बता रहा है कि किस पे क्लिक हुआ है, फर्स्ट पे हुआ है, सेकंड पे हुआ है, किस पर हुआ है। अगर इसकी आप आईडी रिटर्न में मांगो तो आपको आईडी बता देगा। अब हम ये चाहते हैं कि जब ये क्लिक कर रहा है तो ये तो हर एक बार हमारा टोस्ट रन हो रहा है, स्पेसिफिकली हम करना चाहते हैं कि अगर थर्ड पे क्लिक हो तो वो स्पेसिफिकली इस एक्टिविटी में चला जाए। जैसे आपने बटन शुरू में बनाए थे इंटेंट के लिए, एक कैलकुलेटर का, एक दूसरा, तीसरा, जिस पे क्लिक होता है उसकी एक्टिविटी में चले जाते हो, तो यहाँ पर भी आप इंटेंट्स ले सकते हो, किसी भी एक्टिविटी में जा सकते हो। इसके लिए हम लोग इसको कोड को स्पेसिफिक करते हैं, यहाँ लगाते हैं इफ कंडीशन इफ आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, इसको मैच करवाना है r.id.a के साथ, कि अगर ये मैच कर जाए a के साथ तो हम अपना a वाला कोड यहाँ रख देंगे। इस तरीके से एल्स इफ लगाएंगे और आगे दोबारा यही कंडीशन डालेंगे, दूसरे को चेक करेंगे, अगर a ना हो तब वो b को चेक कर ले, c and d, ठीक है। अब इसको रन करके चेक करते हैं। ए पर क्लिक होगा तो वो हमें टोस्ट में 1 कर शो करेगा, इस तरह से डी पे क्लिक होगा तो 4 शो करेगा, ठीक है। तो अब ये स्पेसिफिकली कंट्रोल हो रहे हैं। इसमें एक और चीज़ ये देख लेते हैं कि अगर इन आइटम्स को हम लोग टॉप पे एक्शन बार में लाना चाहें तब कैसे लाएंगे। इसमें एक और टाइप यूज होता है, शो एज एक्शन, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, एक है ऑलवेज, एक है इफ रूम, एक है नेवर, एक कोलैप्स एक्शन व्यू है। अब इसमें ऑलवेज जो यूज होता है, अगर इसको सेलेक्ट कर लो तो ये हमेशा टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। अगर जो है आप सबको टॉप पे कर लोगे और सबको ऑलवेज रखा होगा तो वो कंजेस्टेड हो जाएंगे, खराब कर देंगे व्यू को। तो इसके लिए इन्होंने एक और आपको ऑप्शन दिया है इफ रूम का, के ऊपर टॉप पे लगा दो अगर जगह है। जब जगह ऊपर की फुल हो जाएगी, अगर आप टैब यूज़ कर रहे हो तो जगह बहुत है, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो जगह थोड़ी है, ठीक है। तो टैब में सारे ऊपर आ जाएंगे, मोबाइल में जितने ऊपर आ सकते हैं वो आएंगे, बाकी नीचे आ जाएंगे। अब यही इफ रूम वाला ऑप्शन हम सब में डाल देते हैं और चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। एक ही आया हुआ है, ठीक है। सही है। ऑलवेज से आपको पता चल रहा है क्या फर्क पड़ गया, दोनों टॉप पर आ गए। अब हमारा जो मेन्यू का नाम है वो छुप गया है, एप्लीकेशन का नाम। अगर तीसरे को भी हम ऑलवेज कर दें वो भी जगह ले लेगा, सही हो गया। और क्लिक इनके वैसे ही है जैसे आपने भी किया था, ठीक है। क्लिक इनके वैसे ही हैंडल हो रहे हैं और इसमें लास्ट में सिर्फ एक ही हमारे पास आइटम रह गया। इफ रूम का मतलब ये है कि अगर जगह है, इफ रूम, अगर आपके यहाँ पर कमरा है, अगर आप उसका लफ्जी मायने देख लो, इफ रूम, अगर यहाँ पर जगह है तो एडजस्ट कर लो अपने आप को, अगर रूम नहीं है तो आप नीचे आ जाओगे। इफ कंडीशन तो यही करती है कि चेक करती है, इफ रूम है तो लग जाओ, नहीं है जगह तो बस वहाँ का छोड़ दो, नीचे आ जाओ। तो फर्स्ट वाला जो है अगर उसको जगह मिलेगी वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उसके अलावा तो आपने कुछ लगाया नहीं ऊपर, ठीक है। इफ रूम का मतलब ये है कि अगर जगह है तो चले जाओ। बाकी इसको आप प्रैक्टिकली ट्राई कर करके देखना तो आपके ज़्यादा जो एक्सपीरियंस होगा और आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में। क्वेश्चन है ऑप्शन मेन्यू में इससे रिलेटेड कुछ? कौन से 3 बटन? ये
ये वाली, हाँ हाँ, ये अगर आप देख लो S3 मोबाइल, S3 मोबाइल में उसको जो मिड वाला बटन है उसके लेफ्ट साइड पे उन्होंने दिया हुआ है, तो उसमें मोबाइल के अंदर आपको ये बटन शो नहीं होगा, आपको उसने फिजिकल बटन दे दिया है तो वहाँ पर आ जाएगा। ये हर मोबाइल के अपने लेआउट्स के हिसाब से होता है सेटिंग, ये हर मोबाइल के अपने लेआउट्स के हिसाब से। ठीक है, सबको क्लियर है ऑप्शन मेन्यू? अब हम लोग काम करते हैं लॉगिन पेज पे। ठीक है कि लॉगिन पेज कैसे बनाएंगे। सिंपली एक न्यू एक्टिविटी ले लेते हैं। ठीक है, लॉगिन एक्टिविटी आ गई हमारे पास। ड्रैग ड्रॉप से बना लें। आ जाते हैं अपनी लीनियर लेआउट में। कंस्ट्रेंट लेआउट न्यू है, इसको मैंने भी स्टडी नहीं किया, अभी लेटेस्टली आई है। लेआउट में एक नई चीज़ आज सीख लें कि वेट्स की बेस पे आप कैसे कंट्रोल करेंगे व्यूज़ को। अब हमारी जो ये लीनियर लेआउट है जो पेरेंट लेआउट के अंदर आ रही है, इसके अंदर मज़ीद दो चाइल्ड्स हैं, एक टेक्स्ट व्यू है, एक एडिट टेक्स्ट है। ठीक है, अब अगर आप दोनों को देखो तो इनको हमने विड्थ दी हुई है रैप कंटेंट
कि जितनी आपकी कंटेंट को विड्थ चाहिए उतनी ले लो। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हो कि जितनी आपके स्क्रीन का साइज है, हाफ विड्थ ये ले ले, हाफ विड्थ वो ले ले, एडजस्ट हो जाए ऐसे, ठीक है। तो हमारी जो लीनियर लेआउट है वो तो पेरेंट को मैच कर रही है, और उसके पेरेंट पर जो मजीद पेरेंट लेआउट है वो स्क्रीन को मैच कर रही है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, विड्थ आप इसको दे दो 0 dp और इसको वेट लगा दो, वेट दे दो 1, ठीक है। इस दूसरे वाले को भी आप वेट दे दो 0 dp की और वेट लगा दो 1। अब क्या हुआ है कि वेट ये अपने साइज के मुताबिक नहीं ले रहा, अब ये वेट्स के हिसाब से वेट लेगा, ठीक है। अब वेट इसको हमने 1 दिया हुआ है, इसको भी 1 दिया हुआ है। वेट बेसिकली क्या करता है, परसेंटेज निकालता है कि लेआउट के अंदर टोटल कितने वेट्स हुए हैं, उतने वो पेरेंट की जो है परसेंटेज निकाल लेता है। अब इस लेआउट के अंदर, इस पूरी लीनियर लेआउट के अंदर जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, टोटल वेट कितने यूज हुए, 1 + 1 2। तो ये टोटल 100% को डिवाइड कर देगा 2 पे, तो दोनों को 50-50 मिल जाएगा। अगर हम एक को दे दे 2, अब ये 3 पर डिवाइड कर देगा और एक को जो है 2 हिस्से मिल जाएंगे, दूसरे को 1 हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज का तकरीबन 33% 66% के करीब आता है। तभी आप देख लो ओवरऑल को 1 मिला है, तो वो उसने कितनी जगह ली और इसने कितनी ली, ठीक है। ये पॉइंट्स में भी लेता है, ठीक है। इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब लीनियर लेआउट में सबसे प्यारी बात ये है, अब जितनी स्क्रीन का साइज बड़ा होगा ये अपने आप को एडजस्ट करते रहेंगे उस हिसाब से, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मोबाइल छोटा हो गया, ये भी छोटे हो जाएंगे, मोबाइल बड़ा हो गया, इसकी विड्थ भी बड़ी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही करता है, लेकिन लेट्स सपोज हमारा कंटेंट ज़्यादा लिखा हुआ है, वो डिवाइड करते हैं परसेंटेज के लिहाज से, कंटेंट ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? कंटेंट ज़्यादा हुआ तो फिर आप देखो कि आपने कैसे हैंडल, क्या करना चाहते हो। आप चाहते हो कंटेंट ज़्यादा हो तो मेरी हाइट ये ज़्यादा लेता रहे, ठीक है। हाइट ज़्यादा लेता रहे तो आप हाइट को कर दो रैप कंटेंट, तो जितनी हाइट होगी उतनी वो बढ़ता जाएगा, आपका जैसी कंटेंट ज़्यादा होगा वो नीचे आता जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये करते हो कि जैसी कंटेंट ज़्यादा हो वो एंड तक जाए और आखिर में डॉट 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 लगा दे, ठीक है। जिस तरह वेब में अक्सर आपने देखा होगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी यूज़ करना आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह के मुख्तलिफ इसमें सिनेरियोज है जो आप कर सकते हो। इसमें एक और टैग यूज़ होता है विड्थ और हाइट के लिए मिनिमम का, मिनिमम विड्थ कितनी हो, मिनिमम हाइट कितनी हो, ठीक है। तो सबसे पहले वो चेक करता है मिनिमम का टैग, फिर आता है उसके अपने ओरिजिनल टैग की तरफ। उसका ओरिजिनल टैग है रैप कंटेंट और मिनिमम हाइट आपने दी है 50 dp, तो कम से कम तो वो 50 पकड़ेगा, और जैसी ज़्यादा उसको चाहिए तो रैप कंटेंट के हिसाब से ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है। वो टैग कैसे लगाते हैं, ये देखो मिनिमम विड्थ और मिनिमम हाइट। अब मिनिमम हाइट इसको हम दे देते हैं 50 dp, तो उसने मिनिमम तो इतनी ले ली, और अगर टेक्स्ट हमारा ज़्यादा होता रहता है, इसको हम देखें, देखो ज़्यादा हो रहा है, सही है। स्लैश एंड टैग बेसिकली क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पर लेके जाता है। ग्रेविटी इसको दे देते हैं, इसका टैग सेंटर में हो जाए, इसका टैग स्टार्ट में ही रहे, ठीक है। सिंपली ये डिज़ाइन है जो जिस तरह से आप करने चाहो। अच्छा, एडिट टेक्स्ट के अंदर अभी हमने हिंट लिखा हुआ है, हिंट में जैसे आप लिखना स्टार्ट करते हो वो गायब हो जाता है, सही है। ये आप लोगों को क्लियर है। अब इसमें कलर जो है आप हिंट को भी दे सकते हो और टेक्स्ट को भी दे सकते हो। टेक्स्ट का कलर हुआ है जब आप लिखना स्टार्ट करते हो, हिंट का कलर हुआ है जो भी डिस्प्ले हो रहा है। देखो कलर हिंट आ गया, हिंट का कलर चेंज हो गया। टेक्स्ट को कलर दे दो तो हिंट का कलर चेंज नहीं हुआ, अब टेक्स्ट का कलर चेंज होगा जब लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो लेआउट हमने बनाई है सेम इसी को नीचे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। वो लेआउट नहीं आई क्योंकि वो टॉप वाली को हमने ओरिएंटेशन नहीं दी हुई, इसको ओरिएंटेशन हम वर्टिकल दे देंगे तो लेआउट आ गई, सही है। मार्जिन टॉप से ले लेते हैं,
जाए। यहाँ हम ले लेंगे एक चेक बॉक्स जो रिमेंबर मी के लिए होगा, दूसरा बटन ले लेंगे। चेक बॉक्स की विड्थ कितनी हो, रैप कंटेंट हो जाए, हाइट कितनी हो वो भी रैप कंटेंट कर लेते हैं। तो एक चेक बॉक्स आ गया, चेक बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। अगर ये जिसके चाइल्ड हैं इसके पेरेंट को अगर हम ग्रेविटी दे दें तो ये दोनों के दोनों सेंटर में आ जाएंगे, सही है। और इनको अगर आप ग्रेविटी स्पेसिफिकली दोगे ये अपने टेक्स्ट को सेंटर में करेगा, क्योंकि इसकी जितनी विंडो है उसके अंदर ये ग्रेविटी काम करती है, लेआउट ग्रेविटी इसकी बाहर काम करती है। इसमें भी हम लोग इसको क्या करते हैं, विड्थ इनको 0 dB दे देते हैं और वेट के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं। वेट बेसिकली परसेंटेज वाइज कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, रिमेंबर मी अब आप अगर ग्रेविटी दो तो ये सेंटर में आ सकता है, सही है। चेक बॉक्स इसका नहीं हिलता, टेक्स्ट हमेशा सेंटर में आता है। अगर आप लेफ्ट से इसको पैडिंग दो तब भी आपके पास देखो टेक्स्ट आ रहा है सेंटर में। अब आपके पास ये कंप्लीट साइड पे हो गया। अच्छा, जो डिज़ाइन हम बनाना चाहते थे वो हमारा बन चुका है, कंप्लीट हो गया। तो हमने करना ये है कि जब लॉगिन पे क्लिक हो तो यूज़र नेम से पासवर्ड से ये टेक्स्ट लेकर आ जाएगा। इसकी हम सेटिंग कर लेते हैं, पहले आईडीज़ लगा देते हैं। अब इंटर पासवर्ड है, इसकी इनपुट टाइप हम पासवर्ड कर देंगे। अब पासवर्ड में भी हमारे पास देखो 2-3 किस्म के हैं, एक बल्कि ज़्यादा किस्म के हैं। एक नंबर पासवर्ड है कि न्यूमेरिक आप देना चाहते हो, कीबोर्ड न्यूमेरिक आएगा। पासवर्ड के लिए हो जाएगा कि वो डैश डैश डालना शुरू कर देगा, सामने डिस्प्ले नहीं देगा। दूसरा टेक्स्ट पासवर्ड होता है, टेक्स्ट विजिबल पासवर्ड हो, टेक्स्ट वेब पासवर्ड हो, मुख्तलिफ चीज़ें। फिर इसको आप ट्राई करके देख लेना कि क्या इफेक्ट आता है, सही है। हम भी ले लेते हैं नंबर पासवर्ड, टाइप करने में इजी हो जाएगा, कीबोर्ड स्पेसिफिक हो जाता है। अच्छा, इस एडिट टेक्स्ट को हम आईडी दे देते हैं। आईडी होगी इसकी यूज़र नेम। टेक्स्ट व्यू को हमने आईडी नहीं दी क्योंकि ये तो एक टाइटल है, इसको टेक्स्ट आईडी देने का क्या फ़ायदा, हम तो यूज़ नहीं करना चाहते इसको। अगर इसका भी टाइटल आप चेंज करवाना चाहो तो फिर आईडी दे सकते हो। टाइटल इसका कैसे चेंज कराओगे कोड के थ्रू? आईडी से इसका ऑब्जेक्ट पहले टेक्स्ट व्यू का बना लोगे, उसकी ब्रिजिंग कर लोगे फाइंड व्यू बाय आईडी से, फिर उस ऑब्जेक्ट को डॉट सेट टेक्स्ट के थ्रू इसका टाइटल चेंज हो जाएगा। सबको आईडीज मिल गई। अब इसके लिए हम लोग कोडिंग करते हैं जाकर। दो एडिट टेक्स्ट लिए हमने, एक यूज़र नेम का हमारे पास
दूसरा हमारे पास एडिट टेक्स्ट है पासवर्ड का। अच्छा, और इसके अलावा एक चेक बॉक्स दिया है। सब की ब्रिजिंग कर लेंगे। सारे के सारे इनिशियलाइज हो गए। ठीक है, बेसिकली इसको ब्रिजिंग को इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं। अब ज़्यादातर अगर आप लोग से किसी और बंदे का कोड देखो तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ऑन क्रिएट में ज़्यादा से ज़्यादा हम गन नहीं डालते, इसमें से हम फंक्शंस कॉल करते हैं। तो आप एक अपना फंक्शन बना सकते हो जिस तरह आपको बनाने में सिखाया था। तो पब्लिक वॉइड और इनिट का फंक्शन लोगों ने यूज़ किया होता है। अगर आप किसी और का कोड ज़्यादा यूज़ किया तो इसके घबराना नहीं। इसने बेसिकली यही किया होता है कि इनिशियलाइजेशन यहाँ की होती है और यहाँ से सिर्फ इनिट को कॉल दी होती है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, या ऊपर लिख दो या यहाँ लिख दो, एक ही चीज़ है। सिर्फ ये हो गया कि ऑन क्रिएट में आपका गन जो है वहाँ पर कम हो गया। तो आप बाद में अगर मेंटेनेंस कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि हाँ इनिशियलाइजेशन, इस कोड में जाने की ज़रूरत ही नहीं, आपको पता इनिशियलाइजेशन है। कोड को मिनिमाइज़ किया जाना चाहते हो तो इस पर चले जाओ क्लिक करके। अब हम लोग क्लिक लिस्टनेस बना लेते हैं लॉगिन बटन का। जब इस पर क्लिक हो तो ये फंक्शन हमारे एग्जैक्ट रन हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, मैचिंग से पहले हमने चेक करना है कि उसमें वैल्यू इंटर भी हुई है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि खाली उसने छोड़े हो यूज़र नेम को भी पासवर्ड को भी और वो यहाँ पर लॉगिन करवा रहा है। इसका मैंने आपको तरीका बताया था, .get text करके हम लोग इक्वल टू के साथ चेक करते थे। ठीक है, एक वो तरीका था जो इससे पहले हमने क्लास में सीखा कि आप गेट टेक्स्ट करोगे और उसको डॉट इक्वल्स की क्लास के साथ मैच करवा दोगे फंक्शंस के साथ। अब एक और तरीका हम सीखते हैं, यहाँ से अपना एक फंक्शन बनाते हैं नॉर्मल, जिस तरह हमने इनिट का फंक्शन बनाया है, हम मैचिंग के लिए भी फंक्शन बना लेंगे और इसकी रिटर्न टाइप बूलियन कर देंगे। अब हम लोग ऊपर इफ कंडीशन लगाएंगे और वहाँ से इस फंक्शन को कॉल देंगे। ये हमें या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स करेगा। हम इसमें कंडीशन ऐसी रखेंगे कि हमें ट्रू तब रिटर्न करे जब उसमें वैल्यू इंटर हो और हमें फॉल्स तब रिटर्न करे जब उसमें कुछ भी वैल्यू इंटर ना हो। ठीक है, तो बूलियन, और फंक्शन का नाम हम कर लेते हैं चेक व्यूज। अब ये देखो एक एरर हमें दे रहा है, कहते हैं रिटर्न टाइप इसमें डालो, क्योंकि रिटर्न टाइप खामखा होगी, बूलियन फंक्शन है। तो रिटर्न हम कर देते हैं लेट्स सपोज फॉल्स। ये वैसे ये भी डाल दिया। अब हम यहाँ इफ कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। एडिट टेक्स्ट है हमारा कौन सा, यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। इसी तरीके से हम टेक्स्ट गेट करते थे। गेट करके आप एक वेरिएबल में स्ट्रिंग में रख सकते हो, फिर स्ट्रिंग को यहाँ मैच करवाओ, वो भी हो सकता है। कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब यहाँ हम लिख देते हैं यूजर नेम डॉट इक्वल्स टू, इसको मैच करवा दो। अगर ये एम्प्टी, यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। अगर ये एम्प्टी ना हो तो रिटर्न कर दो हमें ट्रू, इस तरीके से। ठीक है,
आपने इफ कंडीशन लगाई और चेक किया कि यूजर नेम अगर एम्प्टी नहीं है तो आप इस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर लो, क्योंकि नॉट लगा हुआ है ना, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा। अगर वो एम्प्टी होगा तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, सही है। और अगर ये ट्रू हुआ तो हमने एक और कंडीशन चेक करनी है, इसके बाद हमने पासवर्ड को भी चेक करना है। तो वही काम करो, अगर आप स्ट्रिंग ले लो पूरी और उसमें सारा पासवर्ड लाओ, फिर चेक करो, ये डायरेक्टली यही कोड लिख दो, पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट प्रिंट, यही पूरा जो ऊपर आपने लिखा हुआ है इसी को यहाँ लिख दो और आगे इसके लगा दो डॉट इक्वल्स, ठीक है। और इसको भी मैच करवा दो। अगर ये भी एम्प्टी ना हो तब रिटर्न करे हमें ट्रू, जब दोनों एम्प्टी ना हो तब रिटर्न करे ट्रू, अगर ये एम्प्टी हो तो हमें रिटर्न कर दे यहाँ पर भी फॉल्स। ये बेसिकली हमने यूज कर लिया नेस्टेड इफ, ठीक है। एक इफ कंडीशन ट्रू हो तो फिर दूसरी को चेक करता है, अगर पहली फॉल्स होगी तो दूसरी को चेक ही नहीं करेगा। किसको समझ नहीं आई इस कंडीशन की? सबको समझ आ गई है? पूछूं? चलो अच्छी बात है। साथ साथ आप यहाँ पर टोस्ट भी दे सकते हो। अब ये जो पहला वाला एल्स आपका एग्जीक्यूट होगा कब होगा? जब यूजर नेम एम्प्टी होगा, सही है। तो आप यहाँ पर टोस्ट एक दे सकते हो, इंटर यूजर नेम का, और जब दूसरा वाला एम्प्टी होगा तब आप यहां कर सकते हो इंटर पासवर्ड का, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने कहीं से कॉल नहीं किया, बस ये फंक्शन रेडी होगा, ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। आप सिंपली यहां पर क्या करो, जब भी बटन पे क्लिक हो तो आप इफ कंडीशन लगाओ और इफ के अंदर आप इस फंक्शन को कॉल दे दो। फंक्शन का क्या नाम था? चेक व्यूज। अगर वहां से हमें ट्रू आया तो ये आगे चला जाएगा। तो यहाँ आगे हम लोग मैचिंग का काम करवा लेंगे कि आईडी को क्या हो और पासवर्ड क्या हो, इस तरीके से चेक कर लेते हैं इसको। अच्छा, इस स्क्रीन पे हमारे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सबसे पहली एक्टिविटी जो लॉन्च हो रही है वो मेन एक्टिविटी है, लॉगिन एक्टिविटी नहीं है, और ना ही हमने कोई इंटेंट बनाया लॉगिन पे जाने के लिए। हम मैनिफेस्ट में जाकर इसको टॉप पे ले आते हैं, इंटेंट फिल्टर आप इसमें कॉल कर दो लॉगिन एक्टिविटी में, सिंपली कट करके पेस्ट किया। अगर इसको हम एम्प्टी छोड़ दें और अब चेक करें तो कह रहे हैं इंटर यूजर नेम, और यूजर नेम हम कुछ लिख देते हैं तब हमें कहते हैं इंटर पासवर्ड। अगर पासवर्ड भी हम कुछ इंटर कर देते हैं, देखो अब जो भी हम लिख रहे हैं वो डॉट डॉट बनते जा रहे हैं, तो अब हमें ये कुछ भी एरर नहीं दे रहा, कुछ भी एरर नहीं दे रहा, मतलब ये हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो गई है, सही है। अब यहाँ पर हम लोग पासवर्ड के साथ इसको चेक करते हैं, इसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगाते हैं, बल्कि सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड को निकाल कर ले आते हैं डायरेक्ट मैचिंग के बजाय। स्ट्रिंग ले ली हमने यूज़र नेम, दूसरी हो गई पासवर्ड। यूज़र नेम के अंदर ले आओ यूज़र का टेक्स्ट, इनको आगे मैच करवा दो। इफ यूजर नेम डॉट इक्वल्स टू, आप अपना यूजर नेम क्या मैच करवाना चाहते हो, ठीक है। अगर यूजर नेम इक्वल हो इसके, साथ ही अगर आप कंडीशन एक और डालना चाहते हो और पासवर्ड को भी मैच करवाना है तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हो जाएगा, सही है। सेकंड कंडीशन आ जाएगी पासवर्ड डॉट इक्वल्स टू, अब ये दोनों कंडीशन को चेक करेगा। एंड नॉट और गेट आपने पढ़े हुए, और गेट में क्या होता है, दोनों में से एक भी ट्रू हो वो एग्जीक्यूट कर देगा। एंड गेट में क्या होता है, दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो अभी हमारा यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी है, दोनों मैच होना ज़रूरी है। अब अगर हम यहाँ पर रख दें यूज़र नेम हमारा हो जाए, लेट्स सपोज मेरा नाम ही हो जाए उमैर, और पासवर्ड हम कर देते हैं 1 2 3 4 5,
क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए और ये ट्रू हो जाए तो हमें यहाँ पर ही बता दे लॉगिन सक्सेसफुल। मैच करवाते हैं। ठीक है, कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। अब ये तो हमारे पास स्टैटिक स्ट्रिंग है जिसको हम मैच करवा रहे हैं, हमने खुद लिख दिया। अगर आपने सर्वर के साथ मैच करवाना है कि ये यहाँ से डेटा आया सर्वर को सेंड करना है, तो आगे हम लोग करेंगे जेसन एरेस। यहाँ से जो भी हमें स्ट्रिंग आती है यूज़र नेम और पासवर्ड की, ये हम सेंड कर देंगे सर्वर को। सर्वर अपने पास मैचिंग कराएगा, हमें रिस्पांस दे देगा सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल का। वही हम लोग टोस्ट में या जिस तरीके से भी आप डायलॉग बॉक्स में डिस्प्ले करवाते हो करवा सकते सर इसकी डेटाबेस नहीं होती? हो। सर्वर तो है, मतलब कि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इसकी मोबाइल में डेटाबेस नहीं रखते? आपके ऊपर डिपेंड करता है। SQL अगर कोई सेंट्रलाइज ऐप है तो उसको मोबाइल में डेटाबेस रखने की क्या ज़रूरत है? सेंट्रलाइज ऐप मतलब जिसमें चैट सिस्टम आ गया या फेसबुक है, अगर वो डेटाबेस आप यहाँ मेंटेन करते हो तो आपकी डेटाबेस इसके साथ तो शेयर नहीं है। आप अगर चैट में कुछ लिखते हो और भेजते हो, वो आपकी डेटाबेस में आ गया, इसको कैसे इसके मोबाइल को पता चलेगा? इसके लिए सर्वर की डेटाबेस होना चाहिए कि आप अपना डेटा अपलोड कर दो सर्वर पे, वही सर्वर इसके मोबाइल को भी डील कर रहा है, तो इसके मोबाइल पे वो रिस्पांस दे देगा कि एक नया मैसेज उसने भेजा। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रलाइज ऐप के सर्वर यूज होते हैं। अगर आपने सर्वर के होते हुए कुछ ना कुछ छोटा मोटा डेटा मेंटेन करना है, तो उसके लिए आप इसकी SQLite डेटाबेस यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग करेंगे उसको भी यूज। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है, अभी इसके साथ हम करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस का। अभी जिस तरीके से हमारे पास ये अभी स्ट्रिंग्स हैं, अच्छा यहाँ पर अभी पहले हम इंटेंट ले लेते हैं कि जब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए तो टोस्ट के साथ एक इंटेंट भी ये कॉल कर दे। लॉगिन सक्सेसफुल हुआ तो वो आगे आ गया। अगर हम लोग पासवर्ड गलत कर दें तो वो आगे नहीं जाएगा, एरर कर। इसका आप यहाँ पर टोस्ट भी दे सकते हो, इफ कंडीशन है इधर भी एल्स लगा दो। यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट, और अगर करेक्ट पासवर्ड कर दें तो वो आगे लॉगिन करके चला जाएगा। अच्छा, अब हमने जो मेन काम करना है वो है रिमेंबर मी वाले बटन का, कि अगर रिमेंबर मी पे चेक हो तब क्या करो, इन दोनों वैल्यूज़ को अपने पास सेव कर लो। अगली बार जब बंदा एप्लीकेशन को ऑन करे तो ये डेटा होना चाहिए। जिस तरह अगर अभी हम एप्लीकेशन को बंद कर देते हैं और दोबारा आ जाते हैं, एप्लीकेशन का क्या नाम है, ऑप्शन मेन्यू, तो डेटा गायब, डेटा नहीं है। ठीक है, तो इस रिमेंबर वाले बटन को हमने इनेबल करवाना है। ब्राउज़र में तो सेशन होता है जिसमें हम स्टोर करवा देते हैं, एकदम ब्राउज़र में सेव हो जाता है हमेशा। कुकीज़ यूज़ होते हैं, कुकीज़ यूज़ होती हैं। सेशन तो आपका होता है जब तक ब्राउज़र खुला हो तब तक काम कर रहा है। ठीक है, कुकीज़ यूज़ होते हैं। इसमें आप शेयर प्रेफरेंस में यूज़ कर सकते हो। कुकीज़ बेसिकली क्या करते हैं, यही काम करते हैं, अपने पास कोई ना कोई वैल्यू सेव करवा लेते हैं। सेशन क्या होता है कि जब तक ब्राउज़र ओपन है तब तक काम कर रहा है। इसमें भी आप सेशन बना सकते हो, एक अलग से जावा की क्लास ले लो और उसमें स्टैटिक वेरिएबल रख लो, जैसे ही आपके पास डेटा आता है उसमें डाल दो, वो सेशन का काम कर रहा है आपके। ठीक है, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन बंद होगी वो स्टैटिक डेटा खत्म हो जाएगा, एप्लीकेशन क्लोज होगी, डिस्ट्रॉय होगी। सेशन सेव भी हो सकता है 10-15 दिन के लिए। सेशन में लिमिट देते हैं, कुकीज़ सेशन भी सेव हो गया।
रिमेंबर मी वाला बटन हमने काम में लाना, ठीक है। अभी कर लेते हैं जब यूजर नेम और पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ पर ही हम लोग कोड कर देंगे रिमेंबर वाला, ठीक है। यहाँ पर हम रिमेंबर मी वाले के लिए कोड करते हैं, चेक करते हैं सबसे पहले इफ चेक बॉक्स था हमारा, चेक बॉक्स रिमेंबर डॉट इज चेक, ठीक है। अब ये खुद ही एक हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब ये इसके साथ अगर आप इस फंक्शन को चेक करना चाहते हो कि फंक्शन का है, बिल्ट इन फंक्शन है, राइट, इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक कर दो, देखो फंक्शन खुल गया। अब ये आपको रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन वैल्यू, ठीक है। और साथ इन्होंने लिखा भी होता है कि ये चेक किया है ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करेगा, कंप्लीट इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी होती है, ठीक है। ये बिल्ट इन कोड है। अब इसमें भी काफ़ी चीज़ें एप्लीकेटेड हो गई हैं, इसलिए देखो रेड साइन आ रहा है एरर का, लेकिन ये आपके लिए कभी मसला नहीं करेगा, ये आईडी वालों के लिए सिर्फ आप देख सकते हो, एडिटिंग भी कर सकते हो क्योंकि ओपन सोर्स है। कि देखो मैं एडिटिंग यहाँ स्टार्ट करता हूँ कुछ भी लिखना तो मुझे एक वार्निंग दे देता है, आई वांट टू एडिट दिस फाइल एनीवे, कुछ भी हो जाए मैं एडिट करना चाहता हूँ कर लूँ, ओके कर दूँ तो अभी मुझे अलाउ कर देगा, लेकिन ये फिर मसला करेगा मेरा कोड कंपाइल होने, इसमें कभी भी चेंज मत करना। जो बिल्ट इन मेथड हो पढ़ सकते हो इसमें, तो कोई भी बिल्ट इन मेथड आप यूज़ करो, जैसे टोस्ट का कर टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। अब इसमें हम क्या क्या भेज रहे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट भेज रहे हैं, दूसरा टेक्स्ट भेज रहे हैं, तीसरी हम लोग लेंथ भेज रहे हैं। तो मेक टेक्स्ट पे जाके क्लिक करो और देखो ये क्या क्या रिसीव कर रहा है। इसकी रिसीविंग में कॉन्टेक्स्ट रिसीव हो रहा है, दूसरा कैरेक्टर सीक्वेंस टेक्स्ट रिसीव हो रहा है, तीसरा ड्यूरेशन रिसीव हो रही है, और इसी पे ये अंदर खुद ही टोस्ट बना रहा है। टोस्ट बनता पूरा कैसे है वो ये मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल डेवलपर के लिए मेथड पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको उसने शॉर्टकट दे दिया ह्यूमन लैंग्वेज में, उसको रीड करो काम कर सकते हो, ठीक है। ऐसी किसी को शौक हो तो, और इस फंक्शन के बारे में पूरा जानना चाहते हो तो इसके ऊपर देखो कमेंट्स लिखे होते हैं। अच्छा, अब हमने इफ कंडीशन लगा दी है कि अगर रिमेंबर मी चेक्ड हो तब आप क्या करना, शेयर्ड प्रेफरेंस यूज कर लेना। अब इसके बीच में हम लोग कोड डाल देंगे शेयर्ड प्रेफरेंस का। अब आ जाते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस बनाया कैसे जाता है। टॉप पर आकर आप लोग शेयर प्रेफरेंस की क्लास है उसको कॉल ले लो, इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं हम लोग, डेटा सेविंग के नाम से। ऑब्जेक्ट आपको पता है एनीथिंग कुछ भी बन सकता है। हाँ, होता है इसलिए कि देखो डेटाबेस आपके पास क्या करता है कि टेबल में रो इंसर्ट कर देता है, ठीक है। शेयर प्रेफरेंस आपके लिए क्या करता है, ये भी बेसिकली डेटा ही स्टोर कर रहा है, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, एक टेक्स्ट, दो टेक्स्ट, तीन टेक्स्ट, 10 टेक्स्ट, इस तरह अलग अलग। आप ये रोज कॉलम नहीं स्टोर करता, उसके लिए डेटाबेस आ जाती है। अब इसमें हमें डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है, दो ही चीज़ें इसके लिए पूरी एक डेटाबेस मेंटेन हो, इससे अच्छा शेयर प्रेफरेंस यूज़ हो जाए। डेटाबेस से भी काम किया जा सकता है, उससे भी यही सेम काम आप ले सकते हो, ठीक है। एक ही रो इंसर्ट करो, उसी को बार बार फेच कर दो, एडिट कर दो, लेकिन ये एक नया मेथड है, इसको आप लोग सीख लो। बेसिकली यहाँ पर इसका नाम शेयर प्रेफरेंस है। अगर आप मेथडोलॉजी और कॉन्सेप्ट देखो तो ये कुकीज़ वाला ही है, ठीक है। कुकीज़ नहीं है, इसको कुकीज़ नहीं कहोगे, वो वेब लैंग्वेज में आप कहोगे, ठीक है। अच्छा, सबसे टॉप पर हमने शेयर प्रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज कर देते हैं। डेटा सेविंग ऑब्जेक्ट ले लिया, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस आप यहाँ पर फंक्शन है, इसको कॉल दे दो। इसके बीच में आपसे क्या क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है और दूसरा मोड मांग रहा है। स्ट्रिंग इसमें कौन सी मांग रहा है कि आप ये जो शेयर्ड प्रेफरेंस की एक फाइल बनाना चाह रहे हो, इसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम हम लोग रख देते हैं लॉगिन के नाम से, ठीक है। लॉगिन एक्टिविटी है, लॉगिन के नाम से हमने शेयर प्रेफरेंस सेव कर लिया, तो लॉगिन हो गया इसका नाम, और कॉमा दूसरा हम इसको मोड दे देते हैं। मोड होगा पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? क्लासेस आप सब ने पढ़ी है, इनहेरिटेंस भी पढ़ी होगी,
उसके हवाले से बताओ इन तीनों में क्या फ़र्क है। प्राइवेट जो होता है ना अपनी क्लास में मतलब एक्सेसिबल होता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड जो होता है हर क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो इनहेरिट हो उससे, इनहेरिट हो हर क्लास में एक्सेस, पब्लिक, लेकिन पब्लिक हर जगह है, हर जगह से हो सकता है, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पे मोड सेट कर सकते हो। अगर मोड इसका आप प्राइवेट कर लो तो ये सिर्फ यही एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका ये इस तरीके से हो जाएगा। इसका मोड आप प्राइवेट ही ज़्यादातर सेट रखो। डेटाबेस पे भी यही मोड यूज़ होंगे, आगे हम बनाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमारे पास दो काम कर रहा है। ये चेक करता है, गेट शेयर प्रेफरेंस कर रहा है लॉगिन की फाइल में से। अगर लॉगिन की फाइल में शेयर प्रेफरेंस ना हो तो ये मतलब लॉगिन की फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये खुद बना देगा। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको एक कनेक्शन बनाकर इस डेटा सेविंग में रख देगा। अब इस डेटा सेविंग के ऑब्जेक्ट को आप यूज़ करके डेटा इसमें सेट भी कर सकते हो, इससे गेट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसका कनेक्शन कम्प्लीटली बन गया कि किस से इसने डेटा लेकर आना है। तो जब रिमेंबर मी पे क्लिक हो तो हमने डेटा सेट करना है, गेट नहीं करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेटा सेटिंग स्टार्ट करते हैं। डेटा सेविंग डॉट, अब इसमें हमारे पास जब गेट करेंगे तो हमारे पास गेट स्ट्रिंग का फंक्शन है, और जब आप लोग सेट करोगे तो इसके लिए आप एक एडिटर बना लोगे। डेटा सेविंग डॉट एडिटर, ठीक है। की ऑब्जेक्ट है तो शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिटर, ये आपने यूज करना है। एडिटर का एक ऑब्जेक्ट ले लेना है, उस एडिटर के थ्रू आप इसमें डेटा सेव करवा सकते हो। तो हम यहाँ पर इसका एडिटर का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एडिट के नाम से ही इज इक्वल टू, अब इसको इनिशियलाइज करना है आपने। तो आपकी फाइल का जो नाम है, आपके शेयर प्रेफरेंस का जो नाम है, आपने ऊपर ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, वो डेटा सेविंग लिया हुआ है, तो डेटा सेविंग ले लो, डेटा सेविंग डॉट एडिट। कि ये एडिट का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये किसको एडिट करेगा? ये इस डेटा सेविंग वाले जो हमने शेयर प्रेफरेंस लिया इसको एडिट करेगा। आप 2-3 शेयर प्रेफरेंस भी ले सकते हो, 2-3 फाइल्स भी बना सकते हो। फिर आगे एडिट जब करना चाहो तो आप एडिट के आगे डिफाइन कर देते हो कि ये किस वाले शेयर प्रेफरेंस को एडिट करेगा। तो हमने इसको बता दिया कि ये डेटा सेविंग वाले को करेगा। डेटा सेविंग का कनेक्शन बना हुआ है लॉगिन वाले के साथ, ठीक है। एडिटर बना रहे हैं कि शेयर प्रेफरेंस तो हमने बना दिया, लॉगिन की फाइल बना दी, अब उसके अंदर डेटा रखना भी तो है ना, उसमें डेटा एडिट होगा। फाइल बन गई है, फाइल में डेटा एडिट करना है, डेटा डालना है, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों हमने सेव करवाने हैं। इसमें नहीं है, इसमें ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो होता है व्यूज के लिए। अब हम यहाँ कर देते हैं एडिट डॉट, अब यहाँ पे आप इसको डेटा इसमें लगा सकते हो। तो अब इसमें आपने करवानी है स्ट्रिंग पुट करवानी है या इंटीजर पुट करवाना है, जो भी करवाना है वो फंक्शन यूज कर सकते हो। पुट स्ट्रिंग का फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। देखो क्या क्या चीजें मांग रहा है, एक मांग रहा है की, एक मांग रहा है वैल्यू। इंटेंट पैरामीटराइज याद है सबको? कौन कौन था क्लास में? पैरामीटराइज इंटेंट याद है? पुट एक्स्ट्रा एंड गेट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा में हम क्या करते हैं कि एक क्लास से दूसरी जगह इंटेंट में से वैल्यू लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले आप उसकी की दे देते हो, की बेसिकली इसकी आईडी होती है। अब आपने इसमें डेटा रख तो रहे हो लेकिन किसी ना किसी नाम से सेव करोगे, तो फिर जब आपको चाहिए होगा तो आप उसको वही नाम दोगे कि इस नाम वाला डेटा मुझे लाकर दे दो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम की रख देते हैं, की हम लोग इसकी कर देते हैं लेट्स सपोज यूजर अंडरस्कोर नेम, ठीक है, कॉमा इसकी वैल्यू क्या हो। अब यूजर नेम जो आपने सेव करवाना है वो ले लो। तो हमारे पास यूजर नेम यहाँ से आया हुआ है, गेट कर लेते हैं दोबारा से, एडिट टेक्स्ट यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। अब यूजर नेम आकर इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। सेम हम लोग एक और चीज भी इसमें एडिट के साथ सेव करवाना चाह रहे हैं, पुट स्ट्रिंग पुट इंटीजर कर देते हैं। पासवर्ड हमारा इंटीजर टाइप का है ना, ठीक है, क्योंकि फिर उसको आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो स्ट्रिंग ही रखते हैं, इसी को आप लोग देख लो।
शॉर्टकट रख देते हैं PWD, थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा बाकी चीज़ों से। अब ये दोनों की दोनों चीज़ें एडिट में आ जाएंगी, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुई कि उसमें डल जाए, तो इसको हम लोग कमिट करवा देंगे, ठीक है। देखो हमने कमिट यूज़ किया तो उसने हमें एक साथ सजेशन दे दिया कि आप यूज़ कर लो अप्लाई। कमिट और अप्लाई सेम काम कर रहे हैं, लेकिन कमिट और अप्लाई में फ़र्क किया है कि कमिट इसी वक्त इसको सेव करवाएगा आपका सब काम रोक कर, और अप्लाई ये करेगा कि आपके काम में आगे चला जाएगा और ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे बैकग्राउंड में सेव करता रहेगा, चाहे 1 सेकंड लगता है या 2 सेकंड लगता है, आपका मेन स्क्रीन डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हमने अप्लाई मेथड यूज़ कर लिया। नए से नई API आएगी उसको पढ़ते रहना, ये आपको सजेशन देता रहता है, जो मानना चाहो सजेशन मान लेना, जो ना मानना चाहो उसको अप्लाई ही रखना। अब ये डेटा इसमें सेव हो जाएगा, सही है। अच्छा, डेटा सेव तो हो जाएगा, लेकिन अभी हम बंद करके जब दोबारा आएंगे एप्लीकेशन तो वो डेटा हमने गेट नहीं किया हुआ, ठीक है। हम लोग ये करते हैं, टॉप पर चले जाते हैं, जहाँ कनेक्शन बने ऑन क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पर हम डेटा इसमें से गेट करते हैं, देखते हैं अगर डेटा नल ना हो तो हम क्या करें, टेक्स्ट व्यू में लगा देते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एडिट टेक्स्ट है हमारे पास, इसमें से डेटा गेट करवाना है, तो इफ कंडीशन लगाते हैं, हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है डेटा सेविंग का, इसको यूज़ करेंगे डेटा सेविंग डॉट गेट स्ट्रिंग का। अब स्ट्रिंग में आपने इसमें की इनको बता देनी है कि की क्या थी जो आपने रखी थी उस डेटा के लिए। हमने क्या रखा था, यूज़र अंडरस्कोर नेम, ठीक है। साथ उसने एक और ऑप्शन दिया हुआ है कॉमा के साथ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर वो नल हो तब आप क्या चाहते हो कि क्या रिटर्न में आए, ठीक है। अक्सर आप ये चाहोगे कि एक चीज़ आपको चाहिए, इमेज चाहिए, और वो इमेज का आपको इमेज नहीं मिलती है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप चाहते हो डिफ़ॉल्ट इमेज ये आ जाए, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इससे यूज़ होती हैं। तो अगर आप चाहते हो कि यूज़र नेम इसको ना मिले तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये कुछ दे दे, तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दो। अगर आप चाहते हो कुछ भी ना दे तो इसको नल पास कर दो कि नल दे दे, ये हमें एम्प्टी स्ट्रिंग दे दे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली डेटा लेकर आएगा, ठीक है, और इसी जगह पर लगा देगा, और उस डेटा को इक्वल टू के साथ चेक करवाएगा कि वो एम्प्टी है कि नहीं। अब ये ज़रा सा कॉम्प्लेक्स कोड नज़र आ रहा है आप लोगों को, इसको सिंपल करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब हम रख देंगे कौन सा दूसरा पैरामीटर, ये वाला, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेकर आ रहा है। अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रिंग ले ली हमने, इस कंप्लीट कोड को हम लेकर चले जाते हैं यहाँ पर। अब ये गेट, अब क्या होगा, हमारे DB यूज़र नेम मैंने उसके डेटाबेस यूज़र नेम। अब डेटाबेस यूज़र नेम में क्या आ जाएगा, इसमें से सारा डेटा निकल कर इधर आ जाएगा। अगर यूज़र नेम में कुछ वैल्यू है, जिस तरह फर्स्ट टाइम हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, नल होगा। तो ये अगली कॉमा के साथ दूसरी वैल्यू नल के लिए कि अगर उसको ये वैल्यू ना मिले इसमें, तब वो क्या करे, तब वो आपको रिटर्न में एम्प्टी करे। अगर आप इसके अंदर रख दो 1, तो उसको जब कुछ ना मिले तो वो क्या करेगा, 1 इसके रिटर्न में रख देगा, ठीक है। एनीथिंग आप कुछ भी रख सकते हो, बाद में इसको ट्राई करते रहना। अब यहाँ इफ कंडीशन में इसको ट्राई कर लो कि डेटाबेस यूज़र नेम अगर इक्वल है एम्प्टी के, यहाँ पर नॉट लगा दो। अगर डेटाबेस यूज़र नेम जो हमें वहाँ से आया है डेटाबेस में से, वो अगर एम्प्टी के बराबर नहीं है, नल नहीं है, तब क्या करो, तब एडिट टेक्स्ट जो है हमारे पास यूज़र नेम, उसमें सेट कर दो टेक्स्ट को। कौन सा टेक्स्ट सेट कर दो, वही जो डेटाबेस में से आया हो, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं।
पासवर्ड अभी तक हमने नहीं लगाया। अभी देखो जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, ऑन क्रिएट के अंदर ये फंक्शन रन हुआ और उसने एम्प्टी कर, उसको मिल गया कि एम्प्टी है, इसमें कुछ भी डेटा रिटर्न में नहीं आया, तो उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जब हम आएंगे वो इंशाल्लाह लगाएगा। एप्लीकेशन बंद हो गई हमारे, दोबारा से इसको ओपन करते हैं, क्रैश हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेट्स सपोज ले लेते हैं कुछ, इसको चेक करते हैं, एरर हमें मिल जाएगा। वो एरर ये दे रहा है कि ये इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही, नल आ रही है। गलती हमारी यहाँ पर ये भी आ रही है कि हमारी इनिशियलाइजेशन बाद में और एडिट टेक्स्ट में टेक्स्ट हम पहले डाल रहे हैं। तो जब तक ये इनिशियलाइज नहीं होगा तो ये एडिट टेक्स्ट कहीं भी रेफर नहीं कर रहा। जब इनिशियलाइज होता है तब इसकी ब्रिजिंग होती है, तब ये वहाँ पर एडिट टेक्स्ट से कनेक्ट होता है। तो अभी तक ये कनेक्ट नहीं हुआ और हम लोग टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं। तो इसकी इनिशियलाइजेशन टैग को आप टॉप पर ले आओ। अब ये इनिशियलाइज हो जाएगा, फाइंड व्यू बाय आईडी इसके अंदर लगी हुई है, अब ये काम करेगा। होप सो, चेक करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट ले आया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो नहीं लाया क्योंकि उसको वैल्यू मिल गई थी, डिफ़ॉल्ट हमने मलिक दिया हुआ था। ठीक है, उसको डिफ़ॉल्ट को हम हटा ही देते हैं, एम्प्टी। और पासवर्ड अभी तक नहीं लाया क्योंकि पासवर्ड को हमने चेक नहीं करवाया। ठीक है, अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पर इफ कंडीशन लगा देते हैं पासवर्ड के लिए। पासवर्ड के लिए या तो अलग इसी तरह स्ट्रिंग हम ले लेते हैं, पहले पासवर्ड की भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, db पासवर्ड, pwd रखा हुआ था हमने। करके देखते हैं तो हमारा पासवर्ड भी आया होगा। ठीक है, यूजर नेम भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। लॉगिन करें तो देखो डायरेक्ट लॉगिन हो गया। अब एप्लीकेशन को बंद कर दो, दोबारा आ जाओ, तब भी वो ले आएगा। लेकिन एक चीज़ है कि दोबारा उसने रिमेंबर मी पे टिक नहीं लगाया हुआ। ठीक है, हम लोग ये कर सकते हैं कि जब उसको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाए तो इसके साथ इस एडिट टेक्स्ट चेक बॉक्स को भी आप चेक कर सकते हो। जिस तरह हमारा था रिमेंबर डॉट सेट चेक, इस चेक से वो चेक करके रिटर्न करेगा, सेट चेक से लगाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, अब दोबारा ये आ गया। अच्छा, इसमें अब लास्ट चीज़ कर लेते हैं कि अगर इसको दोबारा हम लोग एम्प्टी करते हैं तो ये पुराना डेटा इरेज नहीं करता। ठीक है, लॉगिन हो गया,
अब एप्लीकेशन हम लोग बंद कर देते हैं, तो डेटा अभी भी है, ठीक है, इसको इरेज कर देना चाहिए। तो अब यहाँ पे सिंपली आप ये कर सकते हो, जो हमने लगाया हुआ था कि अगर चेक बॉक्स चेक हो तो आपने क्या कर देना, उसमें डेटा डाल देना है। एल्स में हम कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर चेक बॉक्स चेक नहीं होगा तब क्या हो। अगर सिंपली आप कोई लॉजिक लगाओ तो सिंपली ये है कि उसमें डेटा एम्प्टी डलवा दो। मे भी एरर भी कर दे क्योंकि टाइप हमने स्ट्रिंग लिया और हम डेटा एम्प्टी करवा रहे हैं। मेंबर में हटा दिया, लॉगिन हो गया। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इसको ऑन करेंगे तो डेटा देखो चला गया, सही है। तो अब दोबारा से हमें करके और मेंबर भी पे क्लिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन है किसी का इस क्लास में? सर हम जब नई एक्टिविटी बनाते हैं जी, उसमें नई एक्टिविटी है लॉगिन एक्टिविटी। हाँ, सर अगर हम उसको यूज़ करें तो आप लॉगिन एक्टिविटी यूज़ करो तो वो आपको डिज़ाइन कम्प्लीटली तैयार दे देगा, ठीक है। नहीं कोडिंग करने की जरूरत नहीं। कोडिंग तो आप करोगे, हमें डिज़ाइन देगा, डिज़ाइन तकरीबन वो आपको तैयार दे देता है और कोडिंग आप फिर भी करते हो, ठीक है। वो इसलिए यूज़ होता है कि जब आप प्रोफेशनल लेवल पे चले गए, आपने एक लॉगिन स्क्रीन डालनी है तो आप तैयार उसी को ले लो। लेकिन अभी आप लोगों का बेसिक लेवल है तो आप लोग बेसिक से खुद बनाओ, ठीक है। मैंने इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बनाना सिखा रही हूँ ताकि आप लोग खुद कर सको। ये तो अब इन्होंने नए नए बीच में जो है ऑप्शंस दे दिए कि तैयार आप ले लो, पहले ये नहीं होता था। तो अगर कहीं पे ऑप्शन नहीं है आपको खुद बनानी आनी चाहिए, स्क्रैप से आनी चाहिए। कोई क्वेश्चन है किसी का और? क्लियर है सबको?